तो मेल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था स्पर्म बनाने के लिए, लेकिन फीमेल में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो है कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। उसके बाद हमारे शरीर में स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वह प्यूबर्टी होने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि एक तरह से माना जाता है 10 साल के बाद ही स्टार्ट होता है स्पर्म का बनना। बट ओवा का जो निर्माण होता है वह एम्ब्रियो कंडीशन में ही हो जाती है, जब फीमेल अपने एम्ब्रियो कंडीशन में होती है। यह आप लोग को याद होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इस तरह से यहाँ ओवा है ना, ओवा है, ओवा के अंदर ही ओवा या सॉरी ओवरी है, इसी के अंदर ओवा या एक सेल का निर्माण होता है। तो जब वह फीमेल माँ के गर्भ में होती है तभी उसके ओवा में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो? ये जो फीमेल है जब यह माँ के गर्भ में रहती है उसी समय oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? oogenesis is initiated at intrauterine life। मतलब फीमेल जब माँ के गर्भ में होती है उसी जीवन में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। जन्म भी नहीं लिया है उसी समय oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो oogenesis कैसे होता है, कौन सा सेल करता है। सबसे पहली बात, ओवरी को अगर हम ये मान लो ओवरी हमने बनाया, ओवरी बनाया तो ओवरी के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल, है ना। यही प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल डिवाइड होकर के हमारा ओवा का निर्माण करती है। तो प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल ही ओवा का निर्माण करती है ना। तो आप लोग देख रहे हो कि जो फीमेल है जब वो माँ के गर्भ में तभी से उसमें ओवा बनना स्टार्ट हो गया। और यह कब तक बनता है? जब तक वह प्यूबर्टी नहीं आ जाता, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते। मतलब माँ के गर्भ से लेकर के आगे जन्म के बाद 14 साल मान लीजिए, 13-14 साल, तो इंट्रायूटेरिन लाइफ हुआ। उसके बाद उस बच्चे का क्या होगा? जन्म होगा ना, बर्थ होगा, उसका बचपन आएगा, चाइल्डहुड आएगा। चाइल्डहुड आने के बाद फिर वो प्यूबर्टी आएगी। उसमें प्यूबर्टी मतलब होता है मैच्योरिटी होना। ज़्यादातर प्यूबर्टी जो होता है उसको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है फीमेल में तो उस समय प्यूबर्टी मान लेना है। समझ रहे हो? मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आ जाता है तो उसको प्यूबर्टी मान लेना है। तो देखो अब कैसे ओवा का निर्माण होता है उसको हम लोग देखते हैं, oogenesis को। सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल था, उसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? पीजी सेल, है ना, पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये है प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल। ठीक है, ये जितने भी प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल हैं इनमें से बहुत सारे सेल क्या होते हैं, वह सबसे पहले अपनी संख्या बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? अपनी संख्या बढ़ाते हैं।
और संख्या जानते हो आप लोग कैसे बढ़ता है? माइटोसिस से। कैसे बढ़ता है? तो पहले सबसे पहले माइटोसिस करके अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो यहां पर होगा आपका माइटोसिस। माइटोसिस करने के बाद प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल यह बदल जाता है ऊगोनिया में। किसमें बदल जाएगा? ऊगोनिया। किसमें बदल जाएगा? तो प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल जितने भी होते हैं उनमें से बहुत सारे सेल माइटोसिस करके ऊगोनिया में बदल जाते हैं। तो ऊजेनेसिस का यह जो फेज होता है, इस फेज को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना, अपनी संख्या को बढ़ाना, ठीक है। और ऊगोनिया बदल जाएगा। और दूसरी बात आप लोग को यह ध्यान रखते चलना है कि हमारे बॉडी का कोई भी सेल क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? तो ये भी डिप्लॉयड होगा तो ये भी डिप्लॉयड होगा, ठीक है। उसके बाद ये ऊगोनिया सेल जो होती है ये छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। तो इसमें अब ये थोड़ी वृद्धि करती है, क्योंकि आपको बताए थे सेल डिवीजन में कोई भी सेल डिवाइड होती है तो सबसे पहले वो अपने आप साइज को बड़ी करती है, ठीक है। साइज को बड़ी करती है, साइटोप्लाज्मा बढ़ाती है, न्यूक्लियोप्लाज्मा बढ़ाती है और वह डिवाइड करती है। तो यहां पर ऊगोनिया अब क्या होगा? यह ग्रोथ करेगी। क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, और जिसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करके ये बड़ी सेल में बदल जाएगी। ये भी 2n ही होगा, ठीक है। तो ऊगोनिया डिफरेंशिएट होकर के, मतलब डिवाइड नहीं हुई है, डिफरेंशिएट होके अपना साइज वगैरह जो अपना बड़ा कर लिया गया है ना, और ये बदल गया। अब इसको बोला जाता है प्राइमरी ऊसाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है। ये फेज था मल्टीप्लिकेशन फेज। और ऊगोनिया जब डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी ऊसाइट में बदल जाती है, दोनों का नेचर सेम है, ठीक है, नेचर दोनों का सेम ही रहेगा। तो इस फेज को कहा जाता है ग्रोथ फेज। क्या हो जाएगा? ग्रोथ फेज। ये ग्रोथ फेज हो जाएगा यार, ठीक है। अब ये प्राइमरी ऊसाइट यही मियोसिस करके ओवा का निर्माण करती है। यही क्या करेगी? ओवा का निर्माण करेगी। अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट है इसमें स्टार्ट हो जाता है मियोसिस। आप लोग जानते हो मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग कुछ जानना चाहते हैं कि भाई ऊगोनिया, देखिए फीमेल में जब वो मां के गर्भ में होती है तो 25 सप्ताह तक, वैसे कितने दिन तक रहती है गर्भ में? 9 मंथ। 25 सप्ताह तक जितना भी ऊगोनिया बनना होता है वो बन जाता है। उसके बाद एक भी ऊगोनिया नहीं बनता है। सोचिए कि 5 मंथ में ही उसका ऊगोनिया बन जाता है। समझ रहे हो? तो यहां पर हम लोग कुछ लिखेंगे। ऑल ऊगोनिया फॉर्म, ऑल ऊगोनिया फॉर्म 25, है ना, पहले, लेस देन मतलब इससे पहले, ऑल ऊगोनिया फॉर्म लेस देन 25 वीक इन इंट्रा यूटेरिन लाइफ। इससे पहले सारा का सारा ऊगोनिया बन जाता है। इससे पहले इसमें क्या होता है? सारा ऊगोनिया बन जाता है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि बर्थ, जन्म होने के बाद
एक भी उगोनिया नहीं बनती है। ये बात सही है, जो भी बनना है उसी समय, वैसे 25 वीक तक ही बन जाता है। मान लो 2-4 एक्सेप्शन वगैरह है, अलग बात है। तो बर्थ के बाद तो उगोनिया नहीं बनना है, ठीक है। उसके बाद उगोनिया बन गया, उगोनिया किस में बदल जाती है? उसके लिए क्या करती है? ग्रोथ करती है। क्या करती है? ग्रोथ होता है, डिफरेंशिएशन होता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले साइटोप्लाज्मा बढ़ता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा बढ़ता है, समझ रहे हो। उसके बाद डीएनए की संख्या बढ़ती है, बहुत कुछ होता है, क्योंकि इसको डिवाइड करना है, मियोसिस करना है। तो मियोसिस से पहले आप लोग जानते हो बहुत सारी चीजें चेंजेज होती है, वो सारा चीज होता है। उसके अलावा एक और बात है कि हम लोग अंडा में येलो कलर का देखते हैं, तो उसको कहा जाता है यॉक सैक। क्या बोलते हैं? तो इसी ग्रोथ के दौरान उसमें यॉक सैक का निर्माण हो जाता है। यॉक सैक का काम क्या होता है? जब ये फर्टिलाइज होगा, जब ये भ्रूण में बदलेगा, तो यॉक सैक उस समय उसको भोजन देता है, ठीक है। तो ग्रोथ फेज बहुत बड़ा फेज होता है, हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग को यहाँ एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो ग्रोथ फेज में 2 स्टेप में पूरा होता है, प्री विटेलिन प्रोसेस और विटेलोजेनेसिस प्रोसेस। प्री विटेलोजेनेसिस प्रोसेस में न्यूक्लियस बढ़ता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ता है, साइटोप्लाज्मा बढ़ती है, और भी डीएनए वगैरह का संख्या बढ़ता है। उसके बाद विटेलोजेनेसिस में क्या होता है? यॉक सैक का निर्माण होता है। क्या होता है? यॉक सैक का निर्माण होता है। लेकिन ह्यूमन में यॉक सैक नहीं बनता है, ह्यूमन में यॉक सैक नहीं बनता है, न्यूट्रिशन का जरूरत नहीं होता है हमारे शरीर में, है ना। तो ये ग्रोथ फेज में होता है। ग्रोथ फेज के बाद अगला जो फेज आता है, इस फेज को कहा जाता है मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं इसको? अब समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। इसमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यह प्रोफेज में जाके अटक जाता है। मियोसिस स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो क्या हो गया? अटक गया। क्या हो गया? अटक गया। अरेस्टेड एट प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज में जाके अटक गया, बंद हो गया, पॉज हो गया। अब ये अटक गया तो ऐसा वैसा नहीं अटका, वो जब फीमेल मां के गर्भ में थी स्टार्ट हो गया था ये काम, समझ रहे हो। उसके बाद वो जन्म ले ली, जन्म लेने के बाद उसका चाइल्डहुड आया, प्यूबर्टी आया, प्यूबर्टी के बाद फिर ये कंप्लीट होता है। सोचिए, अटका हुआ रहता है उसके, समझ रहे हो। तो यहां पर अरेस्ट हो जाता है और उसका बर्थ हो गया। बर्थ होने के बाद उसका चाइल्डहुड बीत गया, चाइल्डहुड के बाद क्या हो गया? प्यूबर्टी आ गए। जैसे ही प्यूबर्टी कंप्लीट हुआ फीमेल में, तैसे ही प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद जाहिर सी बात है, या 2 सेल में बदल जाएगी, और 2 सेल में बदल जाएगी। उसमें से भी क्या होता है, जो एक सेल है वह छोटी रह जाती है, और दूसरी जो सेल रहती है वो नॉर्मल होती है। ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, ये जो सेल दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये हेप्लॉइड हो गए। अब क्या हो गए? मियोसिस फर्स्ट होने के बाद क्या होता है? हेप्लॉइड। आप लोग ध्यान दो बढ़िया से, एकदम सजग होके। और यह जो सेल बन गई, इसको कहा जाता है सेकेंडरी oocyte।
सेकेंडरी oocyte और यह भी क्या हो जाती है, हेप्लॉइड हो गए। तो सोचो आप, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने में 13-14 साल लग गया ना, प्यूबर्टी के बाद ही होगा ना जो होगा, मतलब उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो गया तब ये बट गया। ये भी एप्लॉइड, ये भी एप्लॉइड, अभी भी ओभा नहीं बना है, ओभा क्योंकि मियोसिस सेकंड बाकी है। फिर इसमें क्या होता है, अच्छा देखो ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है इसका जो क्यों बनता है, इसका जो कॉज है वो अननोन है, ये बाद में डीजेनरेट हो जाता है या डिवाइड होता है, ये अननोन है, अभी तक इसको खोजा नहीं जा सका है, समझ रहे हो। अब सेकेंडरी oocyte में क्या हो जाता है, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है, बट यहां पर भी अटक जाता है, यहां पर भी क्या होगा, अटक जाएगा, अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज में। मेटाफेज आप लोग को याद होगा सेल डिवीजन का। अब ये अटक गया, अब कब तक अटकेगा भाई, अब देखो देखो ये ओवरी है, सभी लोग जानते हो, और ओवरी के अंदर ही ओवा का निर्माण हो रहा है, और ये ओवा जब इस ओवरी को फार करके जब फेलोपियन ट्यूब में आ जाती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ओवुलेशन, क्या बोलते हैं, और यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे में होता है। कब होता है, 14 डे में, हर महीने के 14 डे में, बताए थे ना मेंस्ट्रुअल पीरियड 28 दिन को आइडियल माना जाता है, तो महीना भी 28 दिन का ही मानो, तो हर महीने में 14 डे में क्या होगा, ये फार करके इसमें आ जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। तब उस फीमेल जब प्यूबर्टी आ गई तो उस समय क्या हो गया, मियोसिस सेकंड इसका अटक गया, अटक गया है ना, इसका अटक गया। तो जब ये ओवुलेशन करेगी, जब इसमें ओवुलेशन होगा उस समय फिर ये कंप्लीट होगा। तो यहां पर क्या होगा, अरेस्ट हो गया है, तो जब इसका ओवुलेशन हो जाएगा, ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन होने के बाद ध्यान देना, मान लो ये फीमेल शादीशुदा है, क्या है, शादीशुदा है, तो ये स्पर्म यहां आ गया ना, और ये ओवा जो यहां आई थी इससे मिल गई जाकर के, फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, मतलब स्पर्म इसके अंदर एंट्री हो गया और वो फर्टिलाइज्ड हो गया। तो स्पर्म जब एंट्री होता है, जब इससे कनेक्ट होता है इसे जाकर के, तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस सेकेंड क्या हो जाता है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर स्पर्म एंट्री हो गया, स्पर्म एंट्री होने के बाद क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया, फिर से एक छोटा सा सेल बन जाता है और एक जाहिर सी बात है एक बड़ी सी सेल होती है। अब ये छोटा जो सेल है इसको कहा जाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड पोलर बॉडी, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है और ये सेकेंड पोलर बॉडी है, दिख रहा है ना दोनों पोलर बॉडी। और पोलर बॉडी जो होती है ये क्या करती है उतना रिसर्च नहीं हो पाया अभी, तो ये हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड ही रहेगी, ठीक है। तो ये बन गया सेकेंड पोलर बॉडी, और ये क्या बन गया, ओवा, ओवम। लफड़ा समझ में आया आपको, पूरा का पूरा लफड़ा समझ में आया, क्या क्या हुआ। तो प्राइमरी oocyte से लेकर के ओवा बनने तक ये जो प्रोसेस है, यहां से लेकर के यहां तक
इसी को कहा जाता है मैच्यूरेशन फेज। क्या बोलते हैं इसको? तो ये कंप्लीट आपका oogenesis है। तो इसको माइंड में रखना है आपको। इसको क्या करना है? माइंड में रखा गया? माइंड में नहीं रखा है? हाँ, इसको बता रहे हैं। सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल क्या किया इसने? माइटोसिस किया संख्या बढ़ाने के लिए। इस फेज को कहा गया मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है। अब ऊगोनिया बन गया। ऊगोनिया के बारे में क्या है? 25 सप्ताह तक ऊगोनिया जितना है बनना है बन जाएगा। कितना बनना है? 25 सप्ताह तक ऊगोनिया बनना है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। अब ये ऊगोनिया डिफरेंशिएट होती है, इसमें ग्रोथ होता है और यह बदल जाती है प्राइमरी oocyte में। तो ये जो ग्रोथ होता है इसको कहा जाता है ग्रोथ फेज। इसमें बताया आपको बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत चीजें पढ़ने पड़ती है, लेकिन आप लोग को यहाँ कोई मतलब नहीं है, खाली ऐसे याद रखो ग्रोथ फेज। और ये प्राइमरी oocyte में बदल गई। ठीक है। अब प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? लेकिन वह मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो जाती है कब? प्रोफेज में। कब हो जाती है? प्रोफेज जब आता है इसका तो वह स्टॉप हो गया। अब वो जो बेबी है उसका बर्थ हो जाता है, चाइल्डहुड आ जाता है, प्यूबर्टी आ जाती है। जैसे प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी मतलब हम लोग ये समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। तो प्यूबर्टी जैसे आती है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। और आप लोगों को मालूम है मियोसिस फर्स्ट होने के बाद 2 सेल बनती है। तो यहां पर देखने वाली बात यह होती है कि एक सेल जो होती है बहुत छोटी रह जाती है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ये अभी अननोन टाइप का है। उसके बाद दूसरा जो सेल है इसको कहा जाता है सेकेंडरी oocyte। दोनों हैप्लॉइड सेल होती हैं। ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte में फिर मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वह मेटाफेज जैसे आता है अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अब क्या होगा? जब उस फीमेल में ओवुलेशन होगा, ओवा बाहर निकलेगी, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के समय अगर स्पर्म एंट्री हो रही है तो उस समय क्या होगी? ये कंप्लीट हो जाती है और यह ओवम में बदल जाती है। जनरली क्या देखो पढ़ा जाता है कि हम लोग एक्चुअली में ओवा तो यहां बना ना, ओवा कब बनता है? जब ओवुलेशन हो जाए। नहीं समझ रहे क्या आप लोग? देखो ओवुलेशन होने के बाद तभी ना ओवा का निर्माण होता है। उससे पहले तो वो सेकेंडरी oocyte ही है ना। सेकेंडरी oocyte कब है? जब ओवुलेशन हो जाए, स्पर्म एंट्री हो जाए, तब जाकर के ओवा में बदलती है सेकेंडरी oocyte। जनरली हम लोग सेकेंडरी oocyte को ओवा ही बोल देते हैं। क्या कर देते हैं? सेकेंडरी oocyte को हम लोग जनरली ओवा ही बोल देते हैं। इसमें थोड़ा का फर्क होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि 19-20 देखते हो, बड़ा फेमस हो गया आजकल, थोड़ा सा 19-20, तो वही 19-20 है। सेकेंडरी oocyte और ओवा में क्या अंतर है? मियोसिस सेकेंड में ये फंस गया मेटाफेज में। आप लोग जानते हो पहले होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो मेटाफेज में अटका हुआ है। जैसे स्पर्म इसके अंदर एंट्री होती है तैसे ये कंप्लीट होकर के ओवम में बदल जाती है। और आप लोग को मालूम है सेल डिवीजन में बहुत कम समय लगता है, 1 घंटा में पूरा सेल डिवाइड हो जाता है। समझ रहे बात को? तो यहां पर आप लोग देख रहे हो ये ओवम में बदल गया। इसमें देखो बहुत सारा लफड़ा है। लफड़ा ये है कि ये जो स्टार्ट हुआ है या मां के गर्भ में 25 सप्ताह तक ही रह गया। उसके बाद मां के गर्भ में ये सब हुआ और ये अरेस्ट हो गया, बर्थ हुआ, प्यूबर्टी हुआ, तब ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आया और ओवुलेशन हो गया, स्पर्म एंट्री हो गया, तब जाकर के ओवम में बदला है।
इसको जरा हम लोग लिखते हैं, है ना, इस बात को हम लोग लिखते हैं। oogenesis completes in 3 phases. मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें क्या होता है भाई? प्राइमरी जर्मिनल सेल मल्टीप्लाई by mitosis to form oogonia. दूसरा क्या है? ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज क्या हो जाएगा? oogonia undergoes differentiation to form primary oocyte. प्राइमरी oocyte. It completes in 2 steps. 2 स्टेप। पहला जो स्टेप है उसे कहा जाता है प्री वाइटेलोजेनेसिस, और दूसरा जो है उसे कहा जाता है वाइटेलोजेनेसिस। इसमें देखो क्या होता है प्री वाइटेलोजेनेसिस में, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड डीएनए इंक्रीज। शॉर्ट में याद करना है, इसको रटना नहीं है। प्री वाइटेलोजेनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा और डीएनए, ये सभी oogonia में क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, और वह बन जाता है प्राइमरी oocyte में। वाइटेलोजेनेसिस में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? यॉर्क फॉर्मेशन। यॉर्क आप लोग को मालूम होना चाहिए, यह इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। तो यह 2 स्टेप होते हैं, ये बहुत है ना इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और सी जो है यह है आपका मैच्योरेशन फेज। देखो 12 में ये वाला पूछा हुआ है, 5 नंबर में, है ना, बड़ा वाला क्वेश्चन में ये आया हुआ है। मैच्योरेशन, ये पूरा oogenesis का पूरा पूछा हुआ है। तो आपको तीनों फेज के बारे में लिखना पड़ेगा, उसमें क्या क्या होता है वो लिखना पड़ेगा, तभी 5 नंबर देगा ना। तो ये आया हुआ है 12 में, 1 बार 2-3 बार आया हुआ है, 1-2 बार नहीं। हालांकि ये नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा टफ हो जाता है। oogenesis क्या हो जाता है? थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन फायदा यह है कि आपको जो हमने चार्ट बनाया है, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, उस चार्ट को आप लोग को याद रखना है। चार्ट भी बना दोगे तो हमें लगता है 2.5 नंबर तो ऐसे भी क्या है मिल जाना चाहिए। 2.5 नंबर क्या है? 2.5 नंबर वैसे भी मिल जाना चाहिए। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? प्राइमरी oocyte मियोसिस करती है और कई स्टेप में वह ओवा में बदल जाती है।
तो क्या लिखेंगे? प्राइमरी oocyte undergoes meiosis to form ova. इस बात को बुझे कि नहीं जी? समझ गए सभी लोग कि किसी को नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो बताओ थोड़ा सा हमको क्या क्या हुआ, बताओ। नहीं आया? आ गया है लेकिन बता नहीं पाओगे। खड़े हो जाइए, बताइए जरा सा। हाँ, क्या नहीं आया वो पूछना है। खड़े हो जाइए जरा सा, हम आपको समझा रहे हैं, समझना जरा। ये क्या है? प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल याद रखो। ये कहाँ है? ये कहाँ है? फीमेल के अंदर कहाँ है? ओवरी में। कहाँ है? फिगर बनाए ना जी इससे पहले। ओवरी के अंदर क्या है? प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल। ये इतना पता है ना, अब समझ में आ जाएगा। इतना पता हो गया, समझ में आ जाएगा। ये कहाँ है? ओवरी के अंदर। अब ये क्या किया पहले? किस में बदल गया? ऊगोनिया में। किस में बदल गया? इस फेज को जो भी कहते हैं वो बात की बात है। तो ये बदल गया ऊगोनिया में, ठीक है। ऊगोनिया कब तक बन जाता है? 25 वीक, सप्ताह तक। कब? कौन सा 25 सप्ताह? हाँ, वो आप माँ के गर्भ में हो ना, 5वां महीना तक। समझ गए? 5वां महीना तक ऊगोनिया बन चुका है, ठीक है। अब ऊगोनिया में क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? ग्रोथ होगा। और ये ग्रोथ होके बड़ी हो जाएगी और किस में बदल जाएगी? प्राइमरी oocyte। ये तीनों डिप्लॉयड ही रहेंगे क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ है। प्राइमरी oocyte। यहां तक समझ गए? अब प्राइमरी oocyte में क्या स्टार्ट हो जाएगा? मियोसिस। क्या स्टार्ट हो जाएगा? तो लेकिन प्रॉब्लम झटका है यहाँ पे। क्या है? झटका, अरेस्ट हो जा रहा है। जैसे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है, चलता है, लेकिन प्रोफेज में ही लटक जाता है। पढ़ाए थे आपको, रुक भी जाता है कभी कभी। सेल साइकिल 11th में रुक गया, बंद हो गया। कब तक बंद रहा? जब वो बच्ची जन्म ले ली, चाइल्डहुड आया, प्यूबर्टी आया, उसका 13-14 जो भी है मान लो। जैसे प्यूबर्टी आ गया उस फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, मियोसिस फर्स्ट क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा।
और कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, 2 सेल बन जाता है ना। इसमें से एक सेल का नाम, इसको छोड़ दीजिए, मतलब इसका कोई लेखा जोखा भी नहीं है। और दूसरा सेल सेकेंडरी oocyte, मतलब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदल गए। लेकिन ये बहुत टाइम लग गया, टाइम लगा कि नहीं, बहुत टाइम लग गया। अब क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte, जाहिर सी बात है मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो गया इसमें, मियोसिस सेकेंड, लेकिन अरेस्ट कहाँ हो गई, मेटाफेज, फिर अरेस्ट हो गए। देखते हो आप लोग शादी ब्याह में जो दूल्हा होता है रूस जाता है, तो वो रूसने का कारण क्या है, उसको कुछ चाहिए। जैसे वो गछवा लेता है, एकदम भूख तो लगा रहता है, सोना का चैन, बैलगाड़ी चाहिए, घोड़ा गाड़ी चाहिए, है ना, ये सब ना डिमांड करता है वो। तो बैलगाड़ी जैसे गछ लिया गया, तैसे ही जो भी होता खोआ पूरी सब हजम कर ले। भूख तो लगा रहता ही है उसको, भूख तो बहुत जोर लगा रहता है, लेकिन अंदर से जो वो जो सेलिब्रिटी वाला जो गुरूर होता है वो मतलब खाने नहीं देता है। तो वही चीज यहां पर भी हो गया, ये अरेस्ट हो गया मेटाफेज में। अब क्या होगा, जब ये सेकेंडरी oocyte का ओवुलेशन, ओवुलेशन समझ गए, ओवा से ये बाहर निकल गया, कंप्लीट नहीं हुआ, बना नहीं है कंप्लीट, अंदर से अभी भी क्या है, बाहर से भले बन गया है लेकिन अंदर से बना नहीं है। जैसे ओवुलेशन हुआ, ओवरी से बाहर निकला और जाके स्पर्म से टकरा गया, तब ये जाकर के मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, फिर से एक पोलर बॉडी बन जाता है दूसरा, और ये लास्ट में बदलते ओवम। तो मेन चक्कर इसका आप लोग को लग रहा है। सोचिए, मतलब सेकेंडरी oocyte ही निकल जाती है ओवा से, बोलती है अब हमको जाने दो, मेरा टाइम हो गया है, अंदर से भले ही मैच्योर है। और जब जाकर के उससे मिलती है, किससे, स्पर्म से जब मिलती है, तब ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग को बताया ना, हम लोग इसको भी ओवा बोल देते, ये तो ओवा है, बोलचाल की भाषा। 19-20 वाला जानते ही हो आप लोग, जैसे एग्जाम दे के आए, 650 नंबर आ चुका है, तो जानिए रहे कि हो ही जाएगा, हो जाएगा तो फिर अभी से ही डॉक्टर साहब आपको बोलना स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन होगा तो होगा ही। तो वही बात यहाँ पर भी हो जाता है। तो अभी जाके एडमिशन लोगे, उसके बाद शपथ लोगे वहाँ पर, हम कभी भी खराब काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं ऐंठेंगे, ये सब ना करवाया जाता है। मरीजों का उचित इलाज करेंगे, मरीजों का पैसा गरीबों को लूटेंगे नहीं, ये सब करते हैं। वो सब करोगे, फिर आपका रोल नंबर बनेगा, तब डॉक्टर साहब कहलाओगे। अब वहां पर भी डॉक्टर साहब नहीं होता है, जब इंटर्न कर लोगे तब जाके डॉक्टर का डिग्री लगता है। लेकिन कॉलेज घुसने के बाद हो ही गया 100%, खाली आदमी वो डेट ना कर जाए, मर ना जाए बीच में, यही तो है एगो नहीं होने का कारण, और तो कोई कारण नहीं है। फेल भी होगे तो फिर एग्जाम दो, फिर फेल होगे फिर एग्जाम दो, 12 बार कम से कम एग्जाम देना होता है। तो 12 बार कोई भी उतना बार फेल हो सकता है, मुर्दा भी फेल नहीं होगा, वो भी जिंदा हो जाए। तो वहां तो कोई चांस ही नहीं है कि डॉक्टर ना बनने का। कॉलेज गए मतलब बन गए, लेकिन फिर भी चलो वही चीज है, बुझ गए, यही सब लफड़ा है इसमें, 19-20 का खेल है। हाँ, अरे इस बार तो कुछ गड़बड़ था ना, इसको समझ गए, लाइव पे ये सब नहीं बोलना चाहिए, है ना। ये हो गया ना, ये समझ बैठ जाइए, समझ में आया ना सबको। तो वही चीज हम लोगों ने आगे लिखा है, इसको बड़ा कर देता हूं। तो ये नेक्स्ट पेज वही चीज लिखे हैं। अब देखो, आप लोग को बताया था कि ये जो ओवरी है, ओवरी में चाहे वह प्राइमरी oocyte हो चाहे सेकेंडरी oocyte हो, ये कभी भी अकेले नहीं पाई जाती है, या विशेष प्रकार के कोशिकाओं से घिरी हुई रहती है, कवच से घिरी रहती है।
और इस पूरे कवच को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? 4 प्रकार का फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन फॉलिकल। तो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है। तो oogenesis के साथ साथ ग्राफियन फॉलिकल भी क्या होता है? डेवलप होती रहती है। क्या होती रहती है? वह भी डेवलप होता है, क्योंकि कवच है ना उसका। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। तो इसमें ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, समझिए जरा। फॉलिकल और प्राइमरी oocyte अलग अलग चीज है। प्राइमरी oocyte फॉलिकल के अंदर होता है, ये कवच है, समझ रहे? प्राइमरी oocyte ऐसे नहीं मिलेगा, वो फॉलिकल के अंदर ही मिलेगा। समझ रहे बात को? तो सबसे पहले देखो, ये प्राइमरी oocyte है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं प्राइमरी oocyte। क्या लिख देते हैं? ये है प्राइमरी oocyte। ठीक है। अब क्या होता है? ओवरी के अंदर में आप लोग को ये लिखा थे फॉलिकल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वो फॉलिकल सेल धीरे धीरे इस प्राइमरी oocyte को घेर लेती है ना? घेर लेती है। और जब ये घेर लेती है, इसी को कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? अब देखो, ये जो प्राइमरी oocyte है, अपने चारों तरफ एक और लेयर को, एक लेयर सिक्रेट कर लेती है। क्या कर लेती है? एक लेयर सिक्रेट कर लेती है। ये प्राइमरी oocyte और इसके ऊपर एक लेयर, और फॉलिकल सेल तो रहेगा ही। प्राइमरी फॉलिकल, यह है आपका प्राइमरी oocyte। ये जो लेयर है ब्लू कलर का, यह है जोना पेलोसिडा, और ये फॉलिकुलर सेल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब प्राइमरी फॉलिकल किस में बदल जाएगा भाई? सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या होता है कि फॉलिकुलर सेल और डिवाइड करके क्या करती है? और ज्यादा लेयर बना लेती है। क्या बना लेती है? और ज्यादा लेयर बना लेती है। ये जोना पेलोसिडा है। अब जो फॉलिकुलर सेल है, जब ये बहुत मोटा लेयर बना लेता है, अब इस लेयर को हम लोग
इस लेयर को हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल जब बहुत बड़ा लेयर बना लेता है बहुत सारा, तब उसका नाम क्या कहलाता है? ग्रेनुलोसा। अब ये जो फॉलिकल बन गया इसी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। कोई दिक्कत? कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें, खाली फॉलिकुलर सेल घेर रहा है। अब आगे होता है फिर से, अब ये ग्रेनुलोसा और ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? और बीच में क्या होता है? ग्रेनुलोसा के बीच में कैविटी आ जाती है, मतलब जो सेल बनते हैं वो थोड़ा सा हट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब आप लोग देखे हो तालाब, देखे हो तालाब में पूरा जलकुंभी छाया हुआ है। क्या छाया हुआ है? अब क्या होता है, कोई आदमी जलकुंभी को थोड़ा सा हटा दे तो पानी दिखने लगेगा कि नहीं? वही चीज यहां पर होता है। देखो कैसे होता है। ये है ये यूसाइट हो गया, और ये इसके चारों तरफ एक लेयर हो गया जिसको कहा गया जोना पेलिसिडा। जीपी, जेडपी, क्या बोलते हैं इसको? जेडपी। ये बहुत, जेडपी जो बता रहे हैं आपको, या आगे आपको बताएंगे, यह बहुत ही फायदेमंद चीज होता है। वहां पर आपको समझ में आएगा इसका बहुत ज्यादा महत्व है प्रेगनेंसी के समय। तो ये हो गया आपका टर्सरी फॉलिकल। क्या हो गया यह? टर्सरी फॉलिकल का देखो क्या खासियत है। सबसे पहली बात, ध्यान देना एकदम, मेरा बात को आप लोग एकदम ध्यान देना। इसमें कैविटी बन जाती है जिसको कहा जाता है एंट्रम। क्या आप बोलते हैं? इसमें लिक्विड होता है जिसको लिक्योर भी कहा जाता है। एंट्रम आ जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। और जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में बदलती है, उसी समय प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? सेकेंडरी oocyte। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे? SO, मतलब सेकेंडरी oocyte। बदल गया ना जी? ये बदल गया सेकेंडरी oocyte में। तो टर्सरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा और ज्यादा लेयर होता है, और इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है? एंट्रम। दोनों में क्या अंतर होता है? ये टर्सरी फॉलिकल जो है यह प्यूबर्टी में बनती है। कब बनती है ना? और प्राइमरी फॉलिकल जो होता है यह बचपन से बनती है। तो ये टर्सरी फॉलिकल हो गया। आप लोग को याद दिलाना चाहते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल जो होती है यह लगभग 4 लाख बनती है। कितनी बनती है? उस बच्ची में जब वो मां के गर्भ में 4 लाख होती है, लेकिन जब वो बर्थ लेती है और जब उसका प्यूबर्टी आता है, इसमें से अधिकांश जो प्राइमरी फॉलिकल है वो क्या हो गया? डीजेनरेट हो जाता है। क्या होता है? और ओनली एंड ओनली, हाँ बहुत बढ़िया, 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बनती है। क्या बनती है? ठीक है। और सोचो कि प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिकल ही रहता है। प्यूबर्टी तक क्या रहता है? जब उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है उसी समय ये बदल रहा है। बात को समझ रहे हैं? बात को समझ रहे हैं? सेकेंडरी oocyte कब बनती है? प्यूबर्टी के बाद।
लिखा है ना। अरे भाई सेकेंडरी oocyte कब बनती है? प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी हो गया ना तब नहीं ये बना है। प्राइमरी oocyte कब बनती है? प्यूबर्टी तक वही रहती है। तो प्राइमरी फॉलिक्यूल भी उसी समय तक रहती है सेकेंडरी फॉलिक्यूल। ठीक है। और सेकेंडरी oocyte और टर्सरी फॉलिक्यूल यह बनता है आपके मैच्योरेशन के बाद। ये हो गया आपका टर्सरी फॉलिक्यूल। अब ये टर्सरी फॉलिक्यूल किसमें बदल जाएगी? ग्राफियन फॉलिक्यूल। किसमें बदल जाएगी? बात नहीं, बहुत बात हो रहा है। आज आप लोग बहुत दिन बाद मिले हो क्या जी? आज आप लोग का गप खत्म नहीं हो रहा है। चलो इसको आप लोग 5 मिनट 10 मिनट समझो इसको अपने से। ये सब देखो, ठीक है। 5 मिनट रेस्ट होना चाहिए। इसको देखो जरा। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो लाइव ही चल रहा है। वो नीचे चला गया? अच्छा रहने दो, वो बहुत नीचे चला गया है। तो लाइव ही चल रहा है। बहुत सारा काम हो गया ना।
पढ़ लिए जी? पढ़ रहे थे कि बात कर रहे थे? पढ़ रहे थे, आवाज आ रहा था जोर जोर से पढ़ने का। तो यहां पर देखो ये क्या बन गया? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन गया? सबसे पहला फॉलिकल प्राइमरी, दिमाग नहीं लगाना है। सेकेंडरी, दिमाग नहीं लगाना है। टर्सरी में दिमाग लगाना है। क्या पूछा जाता है यहां से? एंट्रम के बारे में। कैविटी जो होता है वह किस में पाया जाता है? एंट्रम पाया जाता है, टर्सरी फॉलिकल। अब देखो ग्राफियन फॉलिकल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफियन फॉलिकल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखते हैं हम लोग सबसे पहले ग्राफियन फॉलिकल। समझो अब ग्राफियन फॉलिकल में सबसे पहली बात, दोनों में अगर देखो तो इसका कैविटी क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। क्या हो गया है? और ग्रेनुलोसा का जो लेयर है वो भी पतला हो गया है। क्या हो गया है? पतला हो गया है। ये जो ग्रेनुलोसा का लेयर है जो पतला हो गया है, इसने बना दिया है थीका इंटरना। क्या बना दिया इसने? इसको कहा जाता है थीका इंटरना। और ये जो फाइबरस दिख रहा है बाहर से ना, फाइबर जैसा बना है, ये फाइबरस होता ही है। इसको कहा जाता है थीका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्ना। और यही थीका इंटरना है जो एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। यही क्या करती है? एस्ट्रोजन को क्या करती है? सिक्रीट करती है, थीका इंटरना। ओवरी का यही पार्ट है, देखो। ठीक है। उसके अलावा ये कैविटी बड़ा हो जाता है एंट्रम इसमें। अब देखो ये सेकेंडरी oocyte है। क्या है? सेकेंडरी oocyte के बाहर का जो लेयर है, इस लेयर को जोना पेलोसिडा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसके ऊपर भी एक और लेयर बन जाता है बाद में, जिसको कहा जाता है कोरोना रेडियाटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडियाटा, है ना। और ये जो लेयर होते हैं इसी को मिलाकर के कहा जाता है एग। ओवा के चारों तरफ जो ये जो जोना पेलोसिडा है, कोरोना रेडियाटा है, इसको मिलाकर के एग कहा जाता है। इस लेयर को अगर काउंट नहीं करोगे तो उसको कहा जाता है ओवा। समझ रहे हो? यहां पर जोना पेलोसिडा, ये हो गया जोना पेलोसिडा। सीआर मतलब हो गया कोरोना रेडियाटा। ये जो जोना पेलोसिडा है इसको खुद oocyte ने सिक्रेट किया था। किसने किया था? समझो तुम लोग बढ़िया से नहीं बुझ रहे हो। जोना पेलोसिडा जो है उसको सिक्रेट किसने किया था? खुद oocyte ने। किसने किया था? प्राइमरी oocyte ने। चूंकि प्राइमरी oocyte ने खुद इसको सिक्रेट किया था, इसीलिए इसको कहा जाता है 1 डिग्री मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? 1 डिग्री मेम्ब्रेन। और ये जो कोरोना रेडियाटा है बाद में बाहर के सेल से बना है। ये क्या है? बाहर के सेल से बना है। ग्रेनुलोसा ने उसको बनाया है, इसीलिए इसको कहा जाता है 2 डिग्री मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? 2 डिग्री मेम्ब्रेन कहा जाता है। समझ रहे हो? तो ये है आपका। तो जब ओवा में ये दोनों, देखो ये मान लो ओवा है, इसको बोलेंगे ओवा। और अगर ओवा के चारों तरफ अगर ये लेयर आपको दिख रहा है, इसी को कहा जाता है एग। यही दोनों में अंतर है। कभी कभी आप लोगों ने सुना है ओवा कहते हैं, कभी एग बोलते हैं। बोलते हैं ना, यही अंतर होता है दोनों में। जब ये मेम्ब्रेन से घिर जाता है, मेम्ब्रेन युक्त बोलोगे तो एग बोलोगे, जब मेम्ब्रेन नहीं सोचोगे तो ओवा हो जाता है। वही 19-20 वाला। क्या है?
जैसे कॉलेज जाओगे ना तो वहां पर अगर एप्रोन जो व्हाइट वाला होता है उसको नहीं पहने रहोगे तो क्या होगा कि जैसे दवा उवा में कितना नंबर लगाना पड़ता है, नंबर बहुत लगता है ना, पुर्जा कटाने में, चिट्ठा कटाने में, डॉक्टर के पास दिखाने में। तो एप्रोन नहीं पहने होगे तो आपको कोई नहीं जाना, सोच रहा नॉर्मल आदमी है लेकिन हो डॉक्टर, समझ रहे हो? तो कोई आपको घुसने नहीं देगा। वही एप्रोन पहन के जाओगे तो सब साइड हो जाएगा अपने आप, कुछ नहीं बोलेगा। बीच में भी टपक जाओगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो वही 19-20 का फर्क है। एप्रोन नहीं भी पहने तो डॉक्टर ही हो, क्योंकि डिग्री मिल चुका है। एप्रोन पहनो तो डॉक्टर, वही कह रहे ना आप। ये समझ लो एप्रोन पहना हुआ है, ये विदाउट, लेकिन आपको डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, नाम तो आपका वही है ना। तो कोई भी बात बोल देंगे आपको। एप्रोन पहनोगे तब भी प्रिंस बाबू ही बोलेंगे, नहीं आया है। एप्रोन नहीं भी पहनेगा फिर भी प्रिंस बाबू बोलेंगे। वही चीज ये भी हो गया। तो ये हो गया आपका ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या हो गया? इसमें ये भी आया हुआ है 12 में भाई। पहले 10 नंबर का आता था ना, ये भी आया हुआ, 2 बार आया हुआ है ना। राइट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉलिकल फॉर्मेशन, ये भी आया हुआ है। तो अगर ये आ गया तो आपको फोटो तो बनाना पड़ेगा ना। फोटो क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। मेरे साथ साथ बोलते जाओगे आप लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्राइमरी oocyte कवर्ड बाय फॉलिकुलर सेल दैट इज कॉल्ड, रोहन बाबू क्या? प्राइमरी oocyte कवर्ड बाय फॉलिकुलर सेल इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद फॉलिकुलर सेल और ज्यादा लेयर बनाता है, ग्रेनुलोसा बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? टर्सरी फॉलिकल और ज्यादा लेयर बन जाता है और उसमें कैविटी एंट्रम आ जाता है। ग्राफियन फॉलिकल की बात तो उसी को एक एक पॉइंट लिखेंगे, आप भी बोलोगे साथ साथ। क्या लिख रहे हैं? पहली बात, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय follicular cell, these structure collectively called, कोई दिक्कत? अभी तो लगता है एक क्लास लेते, लगता है 3 क्लास ले लिए। आप लोग का एक क्लास अभी लेते हैं ना तो लगता है कि नहीं 3 नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, 2 क्लास जरूर लगता है। 2 क्लास जितना थकान आता है, पर आप लोग उसमें समझोगे नहीं तो और थक जाते हैं। समझोगे तो थकावट नहीं होता है। अब देखते हैं कि थोड़ा सा घर वाला फीलिंग, घर से आया घूम के सब एकदम मनोचित है, एकदम है ना, मतलब भूल गया है पटना को। यहाँ का स्टूडेंट का वही है, घर जाएगा तो मतलब पूरा पटना छोड़ ही देता है वो, दिमाग में 1% भी नहीं रहता है। और किसी का पटना वाला का फोन भी आ जाएगा नहीं रिसीव करता है। जब घर आए हैं तो झुट्ठों का है ना, फिर जब यहाँ आता है तो फिर वही वही रूम, वही तन्हाई, खाना बनाओ पीना बनाओ, है ना, वो बहुत अखड़ होता है। हम भी जिए हुए हैं, लेकिन हम लोग खाना नहीं बनाते थे, बाहर ही खाते थे, मेस में ही खाते थे, है ना। खाना नहीं बनाओगे तो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद मोर फॉलिकल सेल प्राइमरी oocyte फॉर सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल।
लास्ट वाला जो फॉलिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या दिख रहा है आपको? या दो लेयर से घिरा होता है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। तो ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योर फॉलिकल। Graphian follicle have two wall layer। पहला क्या है? थीका एक्सटर्ना। और दूसरा क्या है? गप इधर देखिए, थीका इंटरना। फोन पे बतिया लेना भाई, फोन पे बतिया सकते हो ना जी। हाँ, तुम लोग आपस में बतिया रहे हो, कितना दिन बाद मिले हो। हम लोग तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलता था पहला क्लास में, घर से आने के बाद नहीं निकलता था, बात करने का मन नहीं करता था, है ना। एक्चुअली में उस समय मोबाइल नहीं था तो और ज्यादा तन्हाई था। अभी तो टाइम बिता लेते हो उसी को देख देख के, है ना। क्रिकेट देखना होता था तो कहीं चाय वाला के दुकान, कहीं पर मिठाई वाला के दुकान पे कभी कभी चले जाते थे। फोन नहीं था उस समय। और यहाँ कहीं पर भी, कोटा में भी टीवी वगैरह था नहीं। टीवी थोड़े ना स्टूडेंट रखेगा। और उसमें एक्साइटमेंट भी बहुत होता था। अभी क्रिकेट का एक्साइटमेंट बहुत कम हो गया, आईपीएल वगैरह जो भी है। पहले पाकिस्तान वाला हाल था इंडिया में। वहां पर देखो, अभी देखने के लिए बैठेगा तो इतना इमोशन से, मतलब लगेगा कि 3 घंटा उसके लिए बहुत कुछ है। तो वैसा ही इंडिया में भी पहले था। 2003 जो वर्ल्ड कप था, उसमें जो सचिन तेंदुलकर आउट हुआ था, आप लोग नहीं देखे होंगे। तो उसमें क्या था कि तेंदुलकर आउट हो गया था, एक आदमी कुछ खा रहा था नाश्ता लेके, और वैसे ही दुकान में ही बाहर की ओर टीवी लगा हुआ था। कम से कम 300-400 आदमी देख रहा होगा। एक आदमी ने कुछ खा लिया, सब लोग उसकी पिटाई कर दिए। सचिन आउट हो गया और तुम खाना खा रहे हो, कैसे तुम निगल रहे हो इसको। मतलब इमोशन बहुत था। अब वैसा हम लोग का इमोशन कम हो गया, क्योंकि देखते हैं बराबर जीत ही जाता है। और मैच भी बहुत होता है। अब पहले साल में 5-6 मैच होता था, इंतजार करते थे एक सप्ताह से कब इंडिया का मैच आएगा। अभी तो मतलब एक सीरीज स्टार्ट नहीं हुआ, फिर दूसरा सीरीज स्टार्ट। तो ये सब चीजें थी, तो वही चीज था। तो थीका एक्सटर्ना ये कैसा लेयर है? यह फाइब्रस लेयर है। इट इज आउटर फाइब्रस लेयर। और थीका इंटरना क्या है? इट इज इनर ग्रेनुलोसा लेयर। और यही लेयर क्या करती है? एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है। दिस लेयर सिक्रेट्स एस्ट्रोजन। क्या करती है? एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है। भाई ग्राफियन फॉलिक्यूल जो है, इसके लिए एक कहानी है। क्या है? इसके लिए एक कहानी बहुत चर्चित है। कहानी सुना है क्या? ये जो मतलब वो वाला कहानी नहीं है दादी वाला, ये उसी का कहानी है। ग्राफियन फॉलिक्यूल जो है, या एक वक्त में या फट जाता है। ये क्या होता है भाई? एक टाइम में ये रप्चर्ड हो जाता है। कब होता है? हर मंथ के 14th डे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड पार्ट में
मतलब 28 दिन मान लिए तो 14 डे में क्या होता है यार, फट जाएगा और क्या निकलेगा उससे, ओभा बना नहीं है, क्या निकलेगा, सेकेंडरी oocyte है ना भाई। अरे इसके फोटो में आप लोग देखो, इसके फोटो में कहा गया जी, फोटो क्या है, लेकिन आपको पता है ना हम लोग ओभा बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, 19-20 वाला फर्क। तो सेकेंडरी oocyte जो है या ओभा, या इसको फाड़ करके क्या होती है, बाहर निकल जाती, किस दिन, हाँ 14 डे, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे में रप्चर होगा, ओभा बाहर निकलेगा। उस क्रिया को कहा जाता है ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। इतना ये कहानी समझ में आया, क्या बोले रोहन बताओ। रोहन बाबू क्या बताए, ध्यान ही नहीं था इसका, 2003 में चला गया है ना, उस समय भूत हो गया। कब जन्म है, डेट ऑफ बर्थ आपका 2006 में, उस समय भूत हो गया है ना, नहीं होगा जी, बर्थ ही नहीं हुआ तो हम लोग क्या मानते, भूत ही होता है, फिर उसका जन्म होता है, फिर आदमी बन जाता है, यही होता है ना। तो क्या कह रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होता है कब, हर 14 डे में रप्चर होता है, ओभा क्या होती है, बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। और रप्चर होने के बाद यह कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, क्या बदल जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। समझ रहे हो, तो इस पॉइंट को हम लिखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। At 14th day of menstrual cycle, at 14th day of menstrual cycle, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन करवा देंगे आप लोग को, इजी हो जाएगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल सबको याद नहीं रहता है। ये तो हल्का है, ग्राफ फॉलिकल तो हल्का है, ऊजिनेसिस भी थोड़ा हल्का है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, उसका क्वेश्चन करवा देंगे। क्या लिख रहे हैं, एट 14, अरे भाई कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है ना जी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, और ये जो 14 डे होता है उसी दिन क्या होता है, ओवुलेशन। ग्राफियन फॉलिकल फटती है और उससे क्या निकलती है, ओवा। तो वही लिख रहे हैं, 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड एंड ओवा रिलीज। क्या हो जाता है, ओवा पिंजरे से बाहर निकल जाती है, पिंजरा में था ना जी, पिंजरे से बाहर निकल जाती है, किससे मिलने के लिए, स्पर्म से मिलने के लिए, है ना। तो रिलीज, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, ओवू। नहीं, इसका इंक कभी खत्म नहीं होता है, यहां पर रख दिया था ना हाथ तो नहीं लिखाएगा, ओवुलेशन। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद क्या कहलाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद क्या कहलाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहलाता है, यह ग्राफियन फॉलिकल येलो कलर का होता है, कैसा होता है यार, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। क्या है, कैसा कलर का होता है रोहन बाबू, येलो। क्या क्या बताया, समझ में आया, ग्राफियन फॉलिक्यूल फटा और निकला ओवुलेशन।
अब ग्राफियन फॉलिक्यूल किस में बदल गया? कॉर्पस। यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है। क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन कौन स्रावित किया था? एस्ट्रोजन कौन किया था जी? थीका इंटरना, मतलब ग्राफियन फॉलिकल किया था। और वो रप्चर हुआ तो क्या हार्मोन सिक्रेट किया? देख रहे हो ग्राफियन फॉलिकल कितना इंपॉर्टेंट है। जब वो सही था तो एस्ट्रोजन, जब फट गया तो प्रोजेस्टेरोन। बात को समझ रहे हैं? अरे बात को समझ रहे हैं? हाँ, टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन क्या यह हमेशा रह जाएगा? मृत्यु निश्चित है। मृत्यु क्या है? एक दिन ना एक दिन। हाँ, तो ये भी डेट कर जाएगा। जब वहां पर स्पर्म ओवा से मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? डीजेनरेट हो जाता है और बदल जाता है कॉर्पस एल्बुकेंस। सब याद रखना है, कॉर्पस एल्बुकेंस। लास्ट लाइन लिख सकते हैं? क्या लिखना चाह रहे हैं आप? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो इसको एकदम याद करके आना आप, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आज जो पढ़े पूरा माइंड में रहेगा तभी वो समझ में आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी को भी बताना है, एनसीईआरटी में भी ग्राफ दिया हुआ है, उस पूरे ग्राफ को समझाना है। समझ रहे हो? एकदम याद करके आओगे। प्राइमरी oocyte oogenesis कैसे कैसे होता है, कब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल के बारे में और इसके बारे में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉर्पस एल्बिकेंस, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम ना, कॉर्पस ल्यूटियम गेट डीजेनरेट इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, और ये नष्ट हो जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। मेरा बात आप लोग बूझ रहे हो जी? देखो इससे फायदा क्या होता है, जैसे गूगल वगैरह से, फिगर वगैरह से आपको ज्यादा समझ में आता है। तो 11th वाला में भी थोड़ा जैसे आप लोग भी दिखा देते गूगल वगैरह में फिगर वगैरह, तो 11th वाला को थोड़ा दिखाते हैं तो वो हे दृष्टि से देखता है। समझ रहे हो? हे दृष्टि समझ रहे हो? अब हम उनके लिए कर रहे हैं ना, उनको ज्यादा समझ में आए, अब वो कुछ और समझ रहे हैं, तो फिर हम लोग को बंद करना पड़ता है। तो बच्चा है 9th-10th पढ़ के आया है और थोड़ा सा होता है कि यहाँ वहाँ मतलब फंसे रहता है चार चक्कर में, है ना, वहाँ जाए यहाँ जाए, तो वहाँ हर जगह जा जाके खाता है जा करके, है ना, थोड़ा थोड़ा चख के देखता है कहाँ मतलब खाना अच्छा है, वही है ना, तो थोड़ा डर लगता है इससे। बस कुछ नहीं, बस हो गया। ये तो आपका ओवरी है ना, ये देखो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, ऊगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और ओवम। ये देखिए ये क्या है? ये है, ये देखो ग्राफियन फॉलिकल है ना, रप्चर्ड हो गया, ओवुलेशन, ओवा बाहर निकला।
अब ये ग्राफियन फॉलिकल किसमें बदल गया? कॉर्पस ल्यूटियम, येलो कलर का है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या हो गया? डीजेनरेट हो गया, खत्म हो गया। तो एनसीईआरटी ने सब कुछ को दिखाया है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।